Assalamu alaikum and hello future doctors. Welcome to my channel अमान अली अकेडमी। और एमडी गेट सिलेबस काफ़ी टाइम हो चुका है कि अनाउंस हुआ है और उसकी सबने एनालिसिस की होगी और सबको ये बात इल्म में है कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो उसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज या उसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर बेसिकली इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमडी गेट केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है। अभी बायोलॉजी और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर होने हैं, लेकिन फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर इन योर एमडी गेट केमिस्ट्री सिलेबस। ठीक है। और उसका जो नाम है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इट्स नेम इज इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये उस चैप्टर का नाम है और सिंध बोर्ड के अंदर इस चैप्टर का नाम स्टाइशोमेट्री के नाम से है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो सिंध बोर्ड के बुक्स में भी हैं और बाकी सारे जो बोर्ड हैं उनके भी प्रोविंशियल जो बुक्स हैं उनके उनके अंदर भी ये मौजूद है। तो इस लेक्चर के अंदर, इस वन शॉट लेक्चर में हम पूरे के पूरे जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर जो है ये इस नाम से, इसको हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट एंड फॉर द कमिंग वीडियो लेक्चर्स डू सब्सक्राइब राइट नाउ। अच्छा जी। एंड यू नो अभी जो परसेंटेज है केमिस्ट्री की एमडी गेट सिलेबस में वो कितनी है? दैट इज अराउंड, केमिस्ट्री की जो परसेंटेज है वो है 25%। ठीक है। और जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं आपके टेस्ट में जो आने वाले हैं इस साल वो हैं 45 एमसीक्यूज। ठीक है। आपका जो इस साल एमडी गेट का पेपर बनेगा उसमें बेसिकली कितने एमसीक्यूज होंगे केमिस्ट्री पे? 45 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और थोड़ा अपने यहाँ जो बंदोबस्त है वो कर लें, बिकॉज दिस वुड बी लाइक वेरी लॉन्ग लेक्चर, क्योंकि हम वन शॉट है तो इसमें काफ़ी डिटेल्स ऐड करनी होंगी और सारे टॉपिक्स इसी लेक्चर में इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और अब मेरी भी जो हालत है वो पसीने से थोड़ी पतली होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि फॉर द सेक ऑफ नॉइस रिडक्शन मैंने अपना फैन ऑफ किया हुआ है। ठीक है, लाइट तो है लेकिन फैन चला नहीं सकते बदकिस्मती से। चलाएंगे तो फिर जो है वो इसकी नॉइस आ जाएगी और फिर जो लेक्चर की ऑडियो क्वालिटी है वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, फिर आपको ही डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो इसलिए अभी उसको बंद ही रखा है, तो पसीना आता है तो इसको आने दें। वैसे हम जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस का चैप्टर तो वहाँ पर पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन और हमें पसीना क्यों आता है और ये पर्सपायरेशन वगैरह क्यों होती है। वेल डियर्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक है सिलेबस में दैट इज मोल्स एंड एवोगेड्रोस नंबर। मैंने सिलेबस अपना जो है वो आगे खोल कर रखा हुआ है ताकि हमें आइडिया होता चले कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उनको डिस्कस करना है। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोल्स एंड एवोगेड्रोस नंबर। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टॉपिक का जो नाम है दैट इज मोल्स एंड एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मोल्स एंड एवोगेड्रोस नंबर। अच्छा जी, इसको नाम हमने नोट डाउन कर लिया। अभी सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो समझेंगे मोल का, एवोगेड्रो नंबर का। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली हमारे सिंध बोर्ड के अंदर इनके जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए हैं चैप्टर में, उनको हम फिर से यहाँ पर सॉल्व करेंगे और बिल्कुल इजी मेथड्स और अपनी में ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम मोल के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मोल से भी पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। देखिए होता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट तरीके की कलेक्शंस होती हैं। अगर मैं कहूँ पेयर्स, पेयर्स कहते हैं किसी चीज की जोड़ी को। अगर दो चीजें एक साथ हैं तो उसको हम पेयर कहेंगे ना, लाइक दिस इज द पेयर ऑफ मार्कर्स। ठीक है, यानी कि ये मार्कर्स का एक पेयर है, तो इस पेयर के अंदर कितने मार्कर्स होंगे? दो मार्कर्स। ये भी ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम जब बनानास लेते हैं तो डजन्स में लेते हैं। ठीक है, तो एक डजन के अंदर कितने बनाना होते हैं? 12 बनानास। या अगर हम एक डजन एग्स लेते हैं तो उसके अंदर कितने एग्स होंगे? उसके अंदर भी 12 एग्स ही होंगे। ठीक है, ये मैं आपको कलेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस करनी है, अगर आप एक डजन बनाना का लें या एक डजन एग्स का लें, उसके अंदर नंबर ऑफ एग्स इन बनानास आर इक्वल 12 12, लेकिन मासेस डिफरेंट होंगे। एग्स का मैस अलग होगा और
जो हैं वो बनानास हैं, उनका मैथ अलग होगा। ये पॉइंट अभी आप याद रख लें क्योंकि इसका जिक्र अभी आगे आने वाला है। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर तो एक दो चीजों को काउंट करने से काम नहीं चलेगा। यू नो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं तो उनकी भी एक कलेक्शन होती है, उनकी भी एक कलेक्शन होती है, लेकिन उस कलेक्शन को हम पेयर या डजन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं मोल। ठीक है, मोल हम किससे कहते हैं? मोल हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की एक कलेक्शन होती है, और उस मोल के अंदर पार्टिकल्स की जो कलेक्शन होती है वो फिक्स होती है। और वो कलेक्शन कितनी होती है? वो कलेक्शन होती है एक नंबर के इक्वल, और उस नंबर का जो वैल्यू है वो है 6.02 10 टू द पावर 23, और उस नंबर को हम नाम देते हैं एवोगेड्रोस नंबर का। इसका नाम देते हैं एवोगेड्रोस नंबर का। सो लेट मी राइट दिस। ठीक है, या वेयर इज ब्लू मार्कर? हियर इट इज। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं मोल is a collection of 6.02 into 10 to the power 23 particles। जब इतने पार्टिकल्स की कलेक्शन हो जाएगी तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? इस वैल्यू को हम नाम देंगे 1 मोल। और ये जो नंबर आपके सामने मौजूद है, ठीक है, इस नंबर को हम क्या नाम देते हैं? एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर को हम नाम देंगे एवोगेड्रोस नंबर का, और इसको हम डिनोट करते हैं एन ए से। एन को हम कैपिटल लिखते हैं और ए को हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो नाम है एवोगेड्रो, ये एक इटालियन फिजिसिस्ट था, उसका नाम था एमिडियो एवोगेड्रो, उसके नाम से ही इस नंबर का नाम भी रखा गया है। और इसकी जो वैल्यू हुई अभी भी लिखी हुई है मैंने ऊपर, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा जी सर, अब ये वैल्यू कितनी बड़ी है? स्टूडेंट्स, जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक पढ़ा है तो उसको आइडिया होगा कि ये नंबर कितना बड़ा होगा और इसमें कितनी जीरोज आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको ना क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, या मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर खोलकर लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो एवोगेड्रो नंबर है इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। अच्छा, ये पसीने के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था, कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को खोल कर लिखता हूँ, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से इक्वल हो जाएगी 602 1 2 3 1 2 3 6 जी। अच्छा, 7 3 जा 21, और ये दो दर्जे पॉइंट्स आगे आएगी तो पावर 2 माइनस होता है। चलें जी, ये जो नंबर है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये नंबर जो है ये इसके बराबर है। यानी कि जब आप एवोगेड्रो नंबर को खोल कर लिखेंगे उसकी वैल्यू को, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको तो फिलहाल अभी अब अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो ये हमें टाइम लग जाएगा, ठीक है, और लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये कितनी बड़ी है, सवाल ये है, ये जो एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू है ये कितनी बड़ी है? अगर हम इसको इमेजिन करना चाहें तो कैसे करेंगे? इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी हुई है हमारे सन बोर्ड के बुक में। हमारा सन बोर्ड का बुक कहता है कि अगर आप इस एवोगेड्रो नंबर जितने, ये नंबर जितना बड़ा है, इस नंबर जितने आप क्या करें, बास्केट बॉल्स जमा करें। बास्केट बॉल जब आप जमा करेंगे इस नंबर जितने, तो ये इतने बॉल्स हो जाएंगे कि इससे एक पूरी नई धरती बन सकती है, एक अर्थ प्लेनेट बन सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है। मतलब आप देखें कि हमारी जो धरती है अर्थ, वो कितनी बड़ी है। अब इतने हम बास्केटबॉल जमा करें कि पूरी धरती बन जाए, ठीक है, तो उस नंबर जितना है ये एवोगेड्रोस नंबर। तो हाउ लाइक ह्यूज इट इज। इसकी एक दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है, वो ऐसे है कि आपके पास इस एवोगेड्रो नंबर जितने कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे करें कि आप एवोगेड्रो नंबर जितने ऐसे मार्कर्स जमा करें, जितना ये एवोगेड्रो नंबर है इतने आप क्या करें, मार्कर्स जमा करें, और इस उतने मार्कर्स को आप काउंट करने के लिए एक मशीन रखें। वो मशीन क्या करेगी, इन मार्कर्स को काउंट करेगी, और उस मशीन के काउंट करने की स्पीड कितनी है, वो 1 सेकंड के अंदर वो जो मशीन है वो लाइक 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख लाइक मार्कर्स काउंट कर सकती है। ये उस मशीन की स्पीड है।
इतनी बड़ी उस मशीन की स्पीड है जो वो 1 सेकंड के अंदर 10 लाख या 1 मिलियन मार्कर्स काउंट कर सकती है। फिर भी इस एवोगेड्रो नंबर जितने जो मार्कर्स हैं, इनको काउंट करने में उस मशीन को 4 बिलियन ईयर्स यानी कि 4 अरब साल लग जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएंगे ये जो एवोगेड्रो नंबर है ये कितना बड़ा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक तो लाइक कॉन्सेप्ट होता है एवोगेड्रो नंबर का या मोल का। अच्छा, अब मोल को डिफाइन कैसे किया जाता है? अब हम इसको मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या वैसे तो आपका आइडिया हो गया होगा। एक डेफिनेशन तो ये भी है कि मोल्स पार्टिकल्स की, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या कंपाउंड की एक ऐसी कलेक्शन है जिस कलेक्शन के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने कंपाउंड्स होंगे। इस कलेक्शन को हम क्या नाम देंगे? इस कलेक्शन को हम मोल का नाम देंगे। लेकिन मोल की एक और डेफिनेशन भी है आपके बुक के अंदर। लेट मी रीड इट। ठीक है, यहाँ पर मोल को डिफाइन किया गया है कि आप क्या करें, 1 मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, इतने पार्टिकल्स। एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। दूसरी ये है कि लाइक इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ओके, बस यही है। ठीक है, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो हम आगे इसको नहीं डिस्कस करते। अच्छा, मोल के बारे में लिखा गया है कि ये जो मोल है ये एक लैटिन वर्ड है। द वर्ड मोल इज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन लैंग्वेज से आता है, लातिनी जबान से आता है। मोल इज अ लैटिन वर्ड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मोल इज अ लैटिन वर्ड और जिसका मतलब है हीप और पाइल, मतलब किसी भी चीज का ढेर। लाइक आप जब मोल्स के नंबर जितने, एवोगेड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स जमा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स का ढेर लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस कॉन्सेप्ट से इसका नाम रखा गया है। सो मोल वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से आता है जिसका मतलब है हीप और पाइल। ये आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। वेल, यहाँ तक आकर हमारे जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अभी हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने काफी ट्राई किया कि मैं फैन ऑन ना करूं। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर था ऑफ कोर्स अब वो बर्दाश्त से बाहर था, तो मैंने ऑन कर लिया। अच्छा, होप सो आपको शोर तो आ रही होगी लेकिन इतनी नहीं आ रही होगी। आप थोड़ा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें और मैं भी ट्राई करूंगा कि एडिटिंग में नॉइस को जितना रिड्यूस कर सकूं वो कर लूं। अच्छा जी, अब हालत आपके सामने है ना पसीने की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको जब बनाना और एग्स के डजन का एग्जांपल दिया तो एक बात मैंने आपको वहां पर डिस्कस की कि आप एक डजन चाहे एग का लें या एक डजन चाहे आप बनाना का लें, उसमें होंगे कितने आइटम्स? 12 12 12 बनाना 12 एग्स। लेकिन वहां पर एक चीज का डिफरेंस था, वो था मैस। यानी कि बनाना का जब 12 बनाना का आप मैस करेंगे तो वो अलग अलग होगा, और जब आप एग्स का मैस करेंगे तो वो अलग अलग होगा, जबकि आइटम्स सेम है, 12 इधर 12 इधर। इसी तरह से आप किसी भी चीज का एक मोल लेंगे ना तो उनके अंदर पार्टिकल्स की कितनी कलेक्शन होगी? इतनी, एवोगेड्रो नंबर जितनी। लेकिन मैसेस का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, मैथ्स वो अलग अलग हो सकते हैं। अब उनको फाइंड कैसे किया जाता है? उनके लिए एक सिंपल तरीकेकार ये है कि जो भी लाइक किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और जो फॉर्मूला यूनिट्स है उनका फार्मूला मास, जब आप उनके साथ एएमयू हटाकर जो उनका मास होता है, जब उनके साथ ग्राम्स लगाएंगे तो उनका मास जो है वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना। अभी देखें, ये हमारे पास क्या है? वाटर है। लेट मी राइट विथ रेड पेन। ये हमारे पास है वाटर। ये वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब वाटर का अभी हम मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास है 16, जो कि बराबर होता है 18 के। लेकिन यहाँ पर हम यूनिट लिखते हैं AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इस AMU को जब हम हटाएंगे, अच्छा AMU का मतलब है एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 18 AMU। लेकिन जब हम वाटर के एक मोल का मास लिखेंगे तो हम AMU को हटाकर उसकी जगह लगाएंगे ग्राम्स, और जब हम इनकी वैल्यू ग्राम्स में शो करेंगे तो ये शो करेगा एक मोल को। अब इसी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, मैं इधर कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन की वैल्यू कितनी है? दैट इज 12 और ऑक्सीजन की 16, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा
32 एंड 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 AMU, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की जो लाइक मैस है वो है 44 AMU, लेकिन जब हम इनके AMU हटाकर उनके आगे ग्राम्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा लाइक 1 मोल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बराबर है 44 ग्राम्स के। इसी तरह से हमारे पास होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड का 1 मोल भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही 44 ग्राम्स के बराबर होता है। इसी तरह से हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट का भी जो 1 मोल होता है वो बराबर होता है 100 ग्राम्स के। जब आप इनकी मैस निकालेंगे, कैल्शियम की लाइक होती है 40, कार्बन की होती है 12, ऑक्सीजन एक है जिसका है 16, लेकिन टोटल 3 है तो उनकी हो जाएगी लाइक 16 मल्टीप्लाई 3। तो आप टोटल जब सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम्स। इसी तरह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है या हाइड्रोजन गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस का होता है 2 ग्राम्स पर मोल। हाइड्रोजन गैस का है 2 ग्राम्स पर मोल। अच्छा, अब ये जो इनका मैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम्स फॉर 1 मोल, नाइट्रस ऑक्साइड का भी 44 ग्राम्स फॉर 1 मोल या पर मोल, ठीक है। इस मैस को हम कहते हैं मोलर मैस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इस मैस को हम कहते हैं मोलर मैस। अब मोलर मैस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोलर मैस की डेफिनेशन है मास ऑफ अ सब्सटेंस इन 1 मोल। किसी भी प्योर सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल का 1 मोल के अंदर कितना मैस है उसको हम कहते हैं मोलर मैस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। कोई भी आप सब्सटेंस उठा लें, वाटर उठा लें, सोडियम क्लोराइड उठा लें या कोई भी सब्सटेंस हो, उनके 1 मोल के अंदर कितना मैस होगा उसको हम कहेंगे मोलर मैस। और उसकी यूनिट क्या है? मोलर मैस की जो यूनिट है दैट इज ग्राम्स पर मोल, यानी कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स हैं। ग्राम्स पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मैस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अभी यहाँ पर आप एक चीज देखें कि अभी वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि जो है वो पार्टिकल्स का नंबर सेम होगा लेकिन मैस डिफरेंट हो सकता है। इसका एक बुक में भी एग्जाम्पल है तो मैं चाहता हूँ आपको वो भी दे दूं। लाइक ये हमारे पास है कार्बन, ठीक है, और ये हमारे पास है मैग्नीशियम। अब कार्बन जो है वो उसका मैस कितना है? कार्बन का जो 1 मोल है वो कितने ग्राम्स के बराबर है? 12 ग्राम्स के बराबर है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम का 1 मोल है वो कितने ग्राम्स के बराबर है? 24 ग्राम्स के बराबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि बराबर होते हैं एवोगैड्रो नंबर के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है वो दोनों के लिए सेम है, कार्बन के लिए भी सेम है और वो मैग्नीशियम के लिए भी सेम है। यानी कि चाहे इतने पार्टिकल्स ऑफ कार्बन के उठा लें चाहे इतने पार्टिकल्स ऑफ मैग्नीशियम के उठा लें, होगा एक ही मोल होगा, लेकिन मैसेज डिफरेंट होंगे। यहाँ पर 1 मोल 12 ग्राम्स में हो रहा है, यहाँ पर डबल 24 ग्राम्स में हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि कार्बन का जो एक एटम है वो लाइट होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एटम जो कि उनसे हेवी होता है। इसलिए क्या होता है कि मासेस का डिफरेंस बनता है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं in 1 mole, that is Avogadro number, and its value is 6.02 into 10 to the power 23. I hope it's clear now. और अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम चलते हैं इनके फॉर्मूलाज की तरफ कि मोल को हम कैसे फाइंड करते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर अगर मैं उठाता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, और इनका जो भी मैस है, ठीक है, वॉट एवर इसका जो भी मैस है उनको हम लिखते हैं ग्राम्स में। चलो वो कोई भी मैस है उसको हम कहते हैं XYZ और उसको हमने क्या किया? ग्राम्स में लिख लिया, ठीक है। अभी मैं देखूं कैमरा बोर्ड पर आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी मैग्नीशियम क्लोराइड का जितना भी मास है जब हम उनको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा 1 मोल। और 1 मोल के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स होंगे?
1 मोल के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड के होंगे एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स, यानी कि 6.02 into 10 to the power 23। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक आयन है और क्लोरीन के कितने आयन हैं? 2 आयन हैं। तो आप ये चीज याद रख लें कि मैग्नीशियम आयंस का भी नंबर कितना होगा, क्योंकि 1 मोल है मैग्नीशियम आयंस का, तो उनका नंबर भी होगा 6.02 into 10 to the power 23। और यहाँ पर जो क्लोरीन के आयन हैं उनके 2 मोल्स हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? उनकी वैल्यू होगी 12.04 into 10 to the power 23, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.204 into 10 to the power 24। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन को प्रॉपर करके लिखते हैं तो कुछ इस तरह का आंसर आता है। देखें, इस बात को फिर से समझें। मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर 1 मोल किसका है? मैग्नीशियम आयंस का है, और 2 मोल्स किसके हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड के हैं। ठीक है, अभी जब ये तीनों मोल्स आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और उसके इतने पार्टिकल्स बनते हैं। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को ऐसे खोल कर लिखेंगे तो उनके आयंस के मोल भी जो है वो आपके सामने आएंगे। जैसे मैग्नीशियम के आयंस का 1 मोल है और क्लोरीन के आयंस के 2 मोल्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह का भी सवाल आपसे हो सकता है, तो आप मेंटली जो है वो उनके लिए प्रिपेयर रहें और प्रैक्टिस करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर आकर हमने काफी जो है वो कॉन्सेप्चुअल इनको डिस्कस कर लिया। अभी हम इनके फॉर्मूलाज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक में प्रेजेंट है हम उनको भी सॉल्व करेंगे। सो पहले हम मोल के जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखेंगे कि मोल्स के किस किस तरह से आपसे फॉर्मूलाज आ सकते हैं, या सवाल जो है वो उनसे किस तरह हो सकता है। सो लेट मी इरेज दिस। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कोई सवाल हो आप कमेंट कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ अभी मैं साइड होता हूँ थोड़ा सा, तो इसका आप HD एक स्क्रीनशॉट ले लें, मे बी आपको नोट्स बनाने के काम आ जाए। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। चलें जी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके जी, अभी आपको मैं ये चीज समझाने जा रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आ सकता है मोल से रिलेटेड वो किस तरह आ सकता है। आपसे क्या होगा कि मैस मोल और मैस का जो रिलेशनशिप है उनमें से सवाल हो सकता है। आपसे मोल और पार्टिकल्स का जो रिलेशनशिप है उनसे सवाल हो सकता है, उनमें से सवाल हो सकता है। और मोल और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है उनमें से भी आपसे सवाल हो सकता है। तो मैं तीनों चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, तीनों ही बहुत ही सिंपल है। पहली बात, आपसे क्या होगा, मोल और मैस इन दोनों में जो रिलेशनशिप है उनमें से आपसे सवाल हो सकता है। दूसरा, मोल और पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनमें से सवाल हो सकता है। और तीसरा क्या है, मोल और वॉल्यूम, इनमें से सवाल हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। इनमें से सवाल कैसे होगा, आपको क्या कहेंगे, आपको कहेंगे भाई कि आपको हम इतना मास दे रहे हैं, आप बताएं कि इतने मास के अंदर या इतने ग्राम्स के अंदर किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल्स होंगे। लेट सपोज आपको कहा जाए कि हम आपको 36 ग्राम्स ऑफ वाटर दे रहे हैं और 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे वाटर के। या आपको कहा जाएगा हम आपको वाटर के 2 मोल्स दे रहे हैं और आप बताएं कि वाटर के इसके अंदर कितने ग्राम्स होंगे, 2 मोल्स में वाटर का कितना ग्राम्स आता है। दूसरी चीज, आपको जो है मोल पार्टिकल रिलेशनशिप में से सवाल दे सकते हैं। किस तरह, आपको कहा जाएगा कि फॉर एग्जांपल इतने पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के नंबर में से आप हमें बताएं कि ये कितने मोल्स हैं। या आपको कहा जाएगा कि आपको हम इतने मोल्स देते हैं, आप हमें बताएं इनके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। वो हम एवोगैड्रो नंबर की मदद से सॉल्व करते हैं। तीसरी चीज, आपको एक वॉल्यूम दिया जाएगा, मोलर वॉल्यूम, या मोलर वॉल्यूम तो फिक्स होता है उस पर हम आते हैं, लेकिन एक रैंडम वॉल्यूम दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा हम आपको 50 डीएम क्यूब देते हैं। अब 50 डीएम क्यूब में आप हमें बताएंगे किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल्स होंगे, वो सब्सटेंस का नाम आपको बताएंगे। या आपको कहा जाएगा कि हम आपको इतने मोल्स दे रहे हैं और इतने मोल्स में उस सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम बनता है। तो ये इस तरह से आपसे सवाल हो सकता है। लेकिन इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मैं पहले आपको अपने इजी एग्जांपल्स के साथ इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, और उसके बाद बुक में 1-2 एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं, ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। वेल, देखिए यहाँ पर केयरफुली एक चीज, आपको क्या कहा जाएगा, मोल्स और मैस के बीच में एक रिलेशनशिप।
देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स है ना डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स वो बराबर होते हैं गिवन मैस अपान में किसी भी चीज के एक मोल का मैस कितना है, जिसको हम कहते हैं मोलर मैस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि वी आर गिविंग यू लाइक एक सम, बल्कि मैं लिख देता हूं यहां पर, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 grams ऑफ वाटर H2O। आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि 36 ग्राम्स के अंदर 36 ग्राम्स के अंदर वाटर के कितने मोल्स होंगे, या आप वाटर के 36 ग्राम उठाते हैं तो उनके कितने मोल्स होंगे। सो वेरी सिंपल, यहां पर आप देखें गिवन मास कितना है वाटर का, 36 ग्राम्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और डिवाइड मोलर मास कितना है, यानी कि वाटर के एक मोल का मास कितना होता है, वो होता है 18 ग्राम्स। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे 18 वन सा 18, 18 टू सा 36, यानी कि आपका जो आंसर आया दैट इज 2 moles of H2O in 18 grams, सॉरी 36 grams, यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर वाटर के कितने मोल्स होते हैं, 2 मोल्स होते हैं। ठीक है। अभी इसी तरह आपको सवाल घुमा कर दिया जा सकता है, फॉर्मूला यही यूज होगा। आपको कहा जाएगा कि अगर हम वाटर के 2 मोल्स लेते हैं तो वो ग्राम्स में कितना बराबर होगा, कितने के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यानी कि आपको अगर मैथ्स पूछा जा रहा है और आपको मोलर मैथ्स पता है और नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो कुछ इस तरह होगा कि आपके पास मोल्स भी अवेलेबल है, मोलर मास आपको पता है 18 ग्राम है, और आपको मास फाइंड करना है। तो आप किस तरह करेंगे, आप मास को किस तरह फाइंड करेंगे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अलावा उसका मोलर मास वाटर का। ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमारे पास मोल्स कितने वाटर के, 2 मोल्स हैं, और एक मोल का मास कितना है 18 ग्राम्स। तो वाटर के 2 मोल्स के अंदर कितना जो है वो ग्राम्स बनेगा, तो वो बनेगा 36 ग्राम्स। वही 36 ग्राम्स जो हमें यहाँ पर सम के अंदर दिए हुए थे। तो इस तरह से सवाल को घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपको मैथ्स देकर मोल्स पूछेंगे तो आप उस गिवन मैथ्स को डिवाइड करेंगे उस सब्सटेंस के मोलर मास से, जो कि हर किसी का अपना अपना होता है। ठीक है। और अगर आपको मोल्स दिए गए हैं और मैथ्स पूछा जा रहा है, तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे उस सब्सटेंस के मोलर मास के साथ। अगर 2 मोल्स हैं और आपको कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम्स फाइंड करें, तो 2 मल्टीप्लाई कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 200 ग्राम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम्स के अंदर, सॉरी 2 मोल्स के अंदर 200 ग्राम्स बनते हैं। सो पहली पॉइंट हमारी जो है वो यहाँ पर आकर क्लियर होती है कि मोल और मास में से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो किस तरह आएगा। ठीक है। अभी इस रिलेशनशिप में से आपके बुक के अंदर कोई एग्जांपल दी हुई होगी, हम क्या करते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। So let's go for the example present in your textbook. So अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये 2 न्यूमेरिकल से जो कि आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके पेज नंबर 4 सनबोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसके पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं और ये मोल टू मैस या मैस टू मोल रिलेशनशिप से आते हैं। हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करने हैं मोल्स। किसके मोल्स फाइंड करने हैं, सोडियम के, कितने ग्राम्स के अंदर, 25.5 ग्राम्स के अंदर। एंड वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो कि मास हमें दिया गया है, और उस सब्सटेंस का जो मोलर मास है। अब गिवन मास कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 25.5 ग्राम्स, और हमें मास जो है वो पता है सोडियम मेटल का कितना होता है एक मोल का, दैट इज 23 ग्राम्स। ठीक है। तो अभी हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज
1.11 मोल्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम के अगर हम 25.5 ग्राम्स उठाते हैं तो उनके कितने मोल्स होंगे? 1.11 मोल्स। अच्छा, अभी दूसरा रिलेशनशिप कि आपको जो है वो मोल्स दिए गए हैं लेकिन मैथ्स पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, मैथ्स अगर पूछा जाए तो मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके मोलर मैस से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स है 3.25 और मोलर मास कितना है वाटर का? वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम्स और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम्स। ठीक है। अच्छा, अभी टाइम बचाने खातिर ना मैं इनको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वैसे इजी आप खुद भी कर सकते हैं। तो 58.5 ग्राम्स जो है वो इनका आंसर है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपके बुक में प्रेजेंट थे, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम चलते हैं दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जो कि है मोल्ट पार्टिकल रिलेशनशिप। ठीक है, अभी आप इनको जो है वो यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं इनको इरेज करता हूँ और फिर हम चलते हैं मोल्ट पार्टिकल रिलेशनशिप की तरफ। अच्छा डियर्स, अभी क्या होगा कि मोल और पार्टिकल का जो रिलेशनशिप है इसमें आपसे कहा जाएगा कि आपको हम इतने पार्टिकल्स देते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वाटर के पार्टिकल्स या फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा सोडियम के पार्टिकल्स आपको दिए जाएंगे, एटम्स का नंबर, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने मोल्स बनेंगे, या आपको कहा जाएगा कि अगर हम आपको इतने मोल्स देते हैं तो आप हमें बताएं कि इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। तो आपको पता है पार्टिकल्स का नंबर हमें कौन बताता है? एवोगैड्रो नंबर। और हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अभी हमें क्या कहा जाएगा? अभी हमें कहा जाएगा कि अभी हम फॉर एग्जांपल आपको इतने पार्टिकल्स देते हैं और अभी आप हमें बताएं कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं और इसका फॉर्मूला जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वो जी कितने के बराबर है? वो बराबर है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और उसको हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, एवोगैड्रोस नंबर, और जिसको हम डिनोट करते हैं एन ए के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी इसका हम छोटा सा एग्जांपल करते हैं और फिर जो बुक के अंदर हमारे एग्जांपल्स मौजूद हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो हमें अगर कहा जाए, अगर हमें कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स फाइंड करने हैं? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हम वाटर का ही उठा दें या आप किसी का भी रख दें, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन गैस कर लें, या आप यहाँ पर कोई और कार्बन डाइऑक्साइड कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हम पार्टिकल्स के नंबर की बात कर रहे हैं, मास की बात नहीं करते। तो आप किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए जा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन like 12.04 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अगर हम इनके इतने पार्टिकल्स उठाते हैं, अब पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, एटम्स भी आ सकते हैं और कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? फॉर्मूला बराबर था मोल्स कितने के बराबर होते हैं, मोल्स का नंबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 12.04, 12 सॉरी 12.04। अच्छा माइक चल रही है? हाँ चल रही है। 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 और इसको हम डिवाइड किस चीज से करें? एवोगैड्रोस नंबर से, और वो क्या है? 0.6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अभी सिंपल है भाई, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, अब इसको यहाँ पर कैंसिल कर दें। और 6.02 ये 12.04, तो इसकी टेबल इस पर 1 टाइम, इसकी टेबल इस पर 2 टाइम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए भाई? इतने पार्टिकल्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स।
अगर आप 12.04 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उठा दें, किसके उठा दें, किसी भी सब्सटेंस के, वाटर के ले लें, हाइड्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी सब्सटेंस है, आप सबके अगर इतने पार्टिकल्स लेते हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। अच्छा, अभी सवाल घुमाकर आपसे किस तरह पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा हमने इतने मोल्स लिए हैं, लाइक जैसे आपको कहा जाएगा हमने 2 मोल्स लिए हैं और बताएं इनमें से पार्टिकल्स कितने होंगे। तो जितना आपको मोल्स का नंबर दिया गया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। अभी फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एवोगैड्रो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी हमें एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, मोल्स अगर दिए गए हैं तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे अभी हम क्या करते हैं, 2 मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर के साथ, ठीक है, जो कि 6.02, तो मल्टीप्लाई 2 उसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23। सेम वही नंबर आ गया जो हमें यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो अभी सवाल जो है वो दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपको पार्टिकल्स देकर मोल से पूछे जा सकते हैं और मोल्स देकर पार्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आप दोनों तरीकेकार को याद कर लें। अभी ये तो हमने अपने एग्जाम्पल से सॉल्व किए, लेकिन अभी जो बुक के अंदर आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हम उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल्स प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। ओके डियर्स, अब इस रिलेशनशिप में से आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, स्पेशली सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वहां पर 3 न्यूमेरिकल्स दिए गए और तीनों को हम अभी सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी मेथड में। यहाँ पर हमें कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करने, मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली हम मोल्स के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जो है वो मोल्स नहीं दिए गए, लेकिन हमें क्या दिया गया है, बेंजोइक एसिड, यानी कि इस केमिकल का नाम, उसका फॉर्मूला, ठीक है, और एक उसका मास दिया गया है। तो हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करने होंगे, फिर उस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास, ठीक है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड मोलर मास। अभी इसका गिवन मास कितना है, 610 अपॉन में इसका जो है मोलर मास कितना है, वो है 122, और इसको अभी हम डिवाइड करेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो बनेंगे 5 मोल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस 5 मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर के साथ। और जब हम इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी तकरीबन 30.1 इंटू 10⁻23। तो हमें क्या किया गया, हमें जो है वो मोल्स में से पार्टिकल्स फाइंड करने थे, लेकिन हमें मोल्स डायरेक्टली नहीं दिए गए, हमें उस सब्सटेंस का फॉर्मूला दिया गया और उसका मास दिया गया और हमें कहा गया मोल्स आप खुद फाइंड करें, फिर उस मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें उनके मिलते हैं लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। अभी हम दूसरा करते हैं। अभी दूसरे में हमारे पास है कैलकुलेट द मास ऑफ लाइक इतने एटम्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड हमारे पास एक एलिमेंट है और इस गोल्ड का जो मास है वो भी हमें न्यूमेरिकल में दिया गया है, एंड दैट इज 197। ये आपके न्यूमेरिकल में मौजूद है कि गोल्ड का जो एक मोल का मास है वो है 197 ग्राम्स पर मोल, यानी कि ये गोल्ड का मास है एक मोल का। ठीक है, अभी हमें क्या कहा गया है, हमें क्या गया है कि आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं। तो अब अभी हम क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स में से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कि मोल्स कितने हैं, और उस मोल्स को जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ तो हमें इसका मास मिल जाएगा। तो सबसे पहले मोल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी गिवन पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, 4.39 इंटू 10⁻22। अब इसको पावर हम 23 करेंगे ताकि जो है वो एवोगैड्रो नंबर के साथ वो कैंसिल हो जाए, तो पॉइंट एक पॉइंट डिजिट इधर आएगी, तो ये हो जाएगा 0.439 इंटू 10⁻, डिवाइड बाय 6.02। ठीक है, यहाँ पर भी 10⁻23, यहाँ पर भी 10⁻23, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स को तो वो आंसर आएगा 0.073। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा
0.073। अभी ये तो हमें मिले मोल्स, ठीक है, यानी कि इतने एटम्स के अंदर गोल्ड के कितने मोल्स होते हैं, इतने। अब इन मोल्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास के साथ, जो कि कितना है 197। अब हम इसको 197 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 14.3। कितना आता है डियर स्टूडेंट्स, 14.3 ग्राम्स। यानी कि अगर आप इतने एटम्स लेते हैं गोल्ड के तो आपके पास जो है वो इतने गोल्ड के मोल्स बनेंगे, और अगर आप मास फाइंड करेंगे तो वो कितना मास होगा, 14.3 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है डियर्स। अभी एक और जो है वो न्यूमेरिकल्स बचता है, ये फिफ्थ वाला। अभी शायद नीचे जगह नहीं होगी सही से, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को इरेज करता हूँ और फिर इस लास्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं, फिर ये पॉइंट भी हमारी क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आपने इनको नोट किया होगा। आप एक सेकेंड इनको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट वगैरह लें, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ओके जी। अभी इस फिफ्थ वाला 1.5 यानी कि जो तीसरा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 into 10 to the power 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। सिंपली हमें क्या करना है, हमें इन पार्टिकल्स में से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। तो पहले इसकी पावर को 23 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे ले जाते हैं। अब पावर हो जाएगी, ऐसे 2 माइनस करेंगे तो पावर हो जाएगी 23 और ये नंबर हो जाएगा 235, यानी कि मोल्स बराबर है 235 इंटू 10 टू द पावर 23 अपान में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अभी ये से कैंसिल हो जाएगा और आप कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि अगर आप एल्यूमिनियम के इतने पार्टिकल्स लेते हैं 2.35 इंटू 10 टू द पावर 25, तो उनके अंदर एवोगेड्रो नंबर के हिसाब से कितने मोल्स बनते हैं, 39 मोल्स। तो ये जो मोल्स और पार्टिकल का रिलेशनशिप था उसको हमने अभी बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, 3-4 एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ। अभी हम मूव करते हैं एक लास्ट जो रिलेशनशिप है मोल और वॉल्यूम के बीच में, तो उसको हम समझेंगे। उसको समझने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली, तो वो टॉपिक है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, और उसके बाद है रिएक्शन यील्ड। फिर ये चैप्टर जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। सो इसको अभी मैं इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद अभी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मोल इनटू वॉल्यूम रिलेशनशिप का। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। आई होप चीजें आपको जो है वो अभी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी जो लास्ट पॉइंट हम समझने वाले हैं वो है मोल और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। ठीक है डियर्स। अभी हमें क्या कहा जाएगा, पहले आप समझें कि वॉल्यूम क्या है। देखिए वॉल्यूम है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मैटर। ठीक है, और नॉर्मली हम गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस के अंदर जो है वो हम नॉर्मली उनको वॉल्यूम के साथ देखा जाता है या मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वैसे वॉल्यूम हर चीज का होता है, हर मैटर ही जगह गिरता है और हर घिरी हुई जगह को हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का यूनिट वैसे तो क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर डीएम क्यूब यानी कि क्यूबिक डेसीमीटर उसका यूनिट लिया जाता है। अभी मोलर वॉल्यूम क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि जो है ना हर मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स थे, और वो पार्टिकल्स कितने थे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसी तरह जो हर गैस का, अगर हम कोई भी गैस लें और उस गैस के अंदर अगर हम देखें तो हर गैस के एक मोल की जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी, सब जैसी होगी। लेकिन कंडीशन ये कि जो वो हम गैस ले रहे हैं वो एक फिक्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लें। यानी कि जो हम गैस को जब हम गैस का वॉल्यूम देखेंगे तो वो वॉल्यूम होगा एसटीपी पर। ठीक है, एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर एक फिक्स, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम बात करें तो जो मोलर वॉल्यूम होगा यानी कि हर गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा, और उसकी वैल्यू भी अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर को देखेंगे तो उसकी वैल्यू है
73 केल्विन, या ये बराबर होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसी तरह जो प्रेशर है, अभी प्रेशर में अगर आप देखें तो वो बराबर होता है 1 atm के, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू उसके बराबर होती है। और अगर हम एसटीपी पर देखेंगे तो जो मोलर वॉल्यूम है, यानी कि जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर या डीएम क्यूब। कोई भी आप गैस ले लें, ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का 1 मोल लें, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लें, नाइट्रस ऑक्साइड का 1 मोल लें, और अगर अब आप उसको एसटीपी पर लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो होगी 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो उसकी फिक्स है। लेकिन अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हैं तो फिर मोलर वॉल्यूम पे जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो गैसेस हैं और आइडियल गैसेस हैं जो, ठीक है, उस आइडियल गैसेस में हर गैस की 1 मोल की जो वॉल्यूम है एसटीपी पर वो फिक्स है, यानी कि 22.4 डीएम क्यूब है। आपके बुक के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी बात भी लिखी हुई है, और वो ये है कि यहाँ पर आप देखें, ये डायग्राम दी हुई है, ये वाली आपके बुक के अंदर, ये वाली जो डायग्राम है ये आप खुद भी देख सकते हैं पेज नंबर 3 पर। इसमें कहा जा रहा है अगर आप हाइड्रोजन गैस का 1 मोल देखें वो कितने ग्राम्स में होता है, 2 ग्राम्स में, क्योंकि H2 हर हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो H2 यानी कि 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन गैस है उसका 1 मोल होता है 32 ग्राम्स में। मीथेन है उसका 1 मोल होता है जो है वो 16 ग्राम्स में, और इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 1 मोल होता है 44 ग्राम्स में, यानी कि 1 मोल के जो मैसेज हैं वो अलग अलग हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर आप उनके एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम्स देखेंगे वो फिक्स हैं। 22.4 डीएम क्यूब जो है वो हाइड्रोजन के 1 मोल का वॉल्यूम है, ऑक्सीजन के 1 मोल का वॉल्यूम भी है 22.4 डीएम क्यूब, मीथेन के 1 मोल का भी वॉल्यूम है 22.4 डीएम क्यूब, और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो भी है 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी और कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हर गैस जो है वो एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 डीएम क्यूब। अभी सिंपली होगा क्या, जिस तरह हमने पार्टिकल वाले रिलेशनशिप में देखा, आपको पार्टिकल्स देकर पूछा जा रहा था मोल्स कितने होंगे, इसी तरह अभी आपको वॉल्यूम देकर पूछा जाएगा कि कितने मोल्स होंगे। ये जो वॉल्यूम है ये 1 मोल का है। अगर आपको कहा जाए कि किसी भी गैस ने एसटीपी पर 22.4 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई किए तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो 1 मोल होगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि एक गैस ने एसटीपी पर 44.8 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई किया है तो उसके मोल्स कितने होंगे, उसके मोल्स होंगे 2 मोल्स, क्योंकि ये डबल हो गया। अभी इसी तरह एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लिख कर देता हूँ, फिर हम क्या करते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वो न्यूमेरिकल ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस अपॉन में मोलर वॉल्यूम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोलर वॉल्यूम है अभी हमने समझा कि इसकी एसटीपी पर जो वैल्यू है दैट इज फिक्स, दैट इज स्टैंडर्ड, और वो कितनी है 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इसका एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं, और फिर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो इसके 1-2 अगर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं तो हम उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अभी फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, find the number of moles of hydrogen gas in 44.8 dm cube 8 STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर अगर हाइड्रोजन गैस 44.8 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करती है तो उसके जो है वो मोल्स कितने होंगे। तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 डीएम क्यूब, और मोलर वॉल्यूम फिक्स है एसटीपी पर 22.4 डीएम क्यूब, और उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। सो लेट मी राइट दिस, ये एक्चुअली कितने के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम जो है वो कितना है, वो है 44.8
0.8 dm क्यूब और डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 dm क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मोल्स। ऑल क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स जो हैं जितने भी हैं मैं उनको यहाँ पर पहले नोट डाउन करता हूँ और फिर वन बाय वन हम उनको सॉल्व करते हैं। वेल लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। अच्छा जी, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक ही न्यूमेरिकल है 1.6 सन बोर्ड के बुक में ये दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल ये है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अच्छा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑक्सीजन गैस occupied by 1.5 moles at STP, यानी कि STP कंडीशंस पर 1.5 मोल्स अगर हम ऑक्सीजन के लिए तो वो कितना जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये हमने ऑक्सीजन ऐसे ही फॉर एग्जांपल लिया है, आप कोई भी गैस उठा लें, ठीक है, एसटीपी पर उनके 1.5 मोल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो सेम ही होगा। तो वो कितना होगा, वो इतना होगा कि हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं अभी यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने के बराबर थे, गिवन वॉल्यूम अपान में मोलर वॉल्यूम। अभी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, वो है 1.5 और मोलर वॉल्यूम कितना है तो वो एसटीपी पर फिक्स है 22.4 डीएम क्यूब। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 33.6 डीएम क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर आंसर। ओके, सो अभी हमने क्या समझा, यहां तक आकर हम ये समझ चुके हैं कि अगर हमें मास दिया गया हो और मोल पूछे जा रहे हो तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें लाइक मोल्स दिए गए हो और मास पूछा जा रहा हो तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें पार्टिकल्स देकर मोल्स का नंबर पूछा जाए या मोल्स देकर पार्टिकल्स का नंबर पूछा जाए तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमें वॉल्यूम देकर मोल्स पूछे जाएं या मोल्स देकर वॉल्यूम पूछा जाए तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो एसटीपी पर। ठीक है, तो ये सारी काफी डिस्कशन अभी तक हमने कर ली है, लेकिन इसके अलावा अभी हम देखते हैं फर्दर सिलेबस में हमारे जो भी टॉपिक्स हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के अंदर मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर के अंदर एक और छोटा सा सब टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, उसको भी हम अभी कवर करने वाले हैं, और वो हमारा टॉपिक है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, उसको हम अभी समझते हैं, जिसमें तीन रिलेशनशिप्स हम समझते हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अभी जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले हम देखते हैं स्टैचोमेट्री खुद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टैचोमेट्री का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर हम उनके रिलेशनशिप्स और कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। देखिए, स्टैचोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अच्छा जी लाइट के भी अभी झटके हैं तो जाने वाली है। ओके, खैर जब तक अभी चल रही है तो हम इसको कैरी ऑन करते हैं। तो स्टैचोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली स्टैचोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाता हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप उठा लो, उसमें क्या होती है, दो चीजें, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, और उसके बीच में हम समझते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, किसके अंदर, स्टैचोमेट्री के अंदर। अब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसे, कि भाई अगर हम इतना रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी, और अगर इतनी प्रोडक्ट बनी है तो रिएक्टेंट कितना यूज हुआ होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, स्टैचोमेट्री के अंदर। तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, स्टैचोमेट्री इज द ब्रांच, it is the branch of chemistry
that deals with the quantitative quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction in a chemical reaction with the help of balanced chemical equation balanced chemical equation सो भाई इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट या मतलब है? इट्स वेरी सिंपल। स्टोइचियोमेट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है, जहां पर हम क्या डिस्कस करते हैं, जहां पर हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। देखें, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उनके अंदर दो चीजें ही होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो दूसरी हो गई प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स का हम कितना मैस लेंगे और कितनी प्रोडक्ट बनेगी, या अगर इतनी प्रोडक्ट बनी है XYZ तो उसमें कितने रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हुए होंगे। तो ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम किसमें डिस्कस करते हैं? स्टोइचियोमेट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम उन तीनों रिलेशनशिप्स के में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि मैस मैस रिलेशनशिप क्या है, मॉस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद हम वन बाय वन उनको समझेंगे विद द न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द रिलेशनशिप्स। उनको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। उन रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। अब इन स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? हम तीन तरह के रिलेशनशिप्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं मैस मैस रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, और फिर तीसरा हमारे पास होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। सो लेट मी राइट हियर, इट इज मैस मैस रिलेशनशिप, दूसरा होता है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अभी क्या होगा कि मैस मैस रिलेशनशिप में हमें रिएक्टेंट का मैस दिया जाएगा और प्रोडक्ट का मैस पूछा जाएगा, या प्रोडक्ट का मैस देकर रिएक्टेंट का मैस पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैस की जगह हमें मोल्स भी दिए जा सकते हैं, तो फिर हम मोलर मास फाइंड करेंगे उनके फॉर्मूला में से, तो वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, उसमें भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा है मॉस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब कई बार किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में किसी सॉलिड चीज के बनने की बजाय गैस बनती है, और गैस को फिर वॉल्यूम में जो है ना मेजर करना बेहतर रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें मास दिया जाता है और हमसे वॉल्यूम पूछा जाता है उस गैस का। तो तीसरा जो रिलेशनशिप है वो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा होता है कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम हमें दिया जाता है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जा सकता है, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम देकर रिएक्टेंट का जो है वो वॉल्यूम पूछा जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हम किस चीज को मद्देनजर रखते हुए करेंगे? हमें जो है ना वो केमिकल इक्वेशन को, बल्कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होगी उसको हम नजर में रखकर ये सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। सो अभी हम क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं इन तीनों रिलेशनशिप्स को वन बाय वन। मैथ्स मैथ्स रिलेशनशिप, मैथ्स वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और उनके अलावा उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द सेपरेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज टॉपिक्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, अब मैथ्स मैथ्स रिलेशनशिप में क्या होता है
कि हमें अननोन मास फाइंड करना होता है, एक ऐसा मास जो हमें नहीं मिला हुआ, जो हमें फाइंड करना है। अब वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। अगर हमें प्रोडक्ट का मास फाइंड करना है तो रिएक्टेंट का मास हमें दिया गया होगा या उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे, और अगर हमें रिएक्टेंट्स का मास फाइंड करना है तो फिर प्रोडक्ट का मास हमें दिया गया होगा। तो अब देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, फिर जो आपके बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था हम उसको भी सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले इन मास रिलेशनशिप टाइप कैलकुलेशंस वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब अननोन मास किसका फाइंड करेंगे, या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का। अब जिसका फाइंड करेंगे उसके अलावा जो होगा उसका मिला हुआ होगा फ्रॉम द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर रिएक्टेंट का दिया हुआ है तो प्रोडक्ट का फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट का दिया हुआ है तो फिर हम रिएक्टेंट का फाइंड करेंगे। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने पहले भी इस बात पर जोर दिया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ना, ये भाई बड़ा कुछ बोलती है। अगर आप इसको सुनने की कोशिश करें तो ये बहुत कुछ बोलती है। अब क्या बोल रही है, पहले हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करने की जो है ना कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से हल हो जाए। हमें कहा जा रहा है एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देकर, जिसका इतना कोई खास मतलब है नहीं, कि आपको मास फाइंड करना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो किससे बन रही है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम के डिकम्पोजिशन होने से बन रही है। तो इक्वेशन हमें बता रही है, इक्वेशन ये कह रही है कि अगर एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें कितने मोल्स मिलते हैं, एक ही मोल मिलता है। और अगर अगर 50 ग्राम्स में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स होंगे आप फाइंड करें तो 50 ग्राम्स अपान कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है 100, तो इसके होंगे 0.5 मोल्स। तो अभी अगर आप देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट के हमने कितने मोल्स लिए हैं, 0.5 मोल्स। तो ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 0.5 मोल्स। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछे जा रहे, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स नहीं पूछे जा रहे, हमसे उनका मास पूछा जा रहा है। किधर गया ये वाला, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी मास फाइंड करने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मास के साथ, जो कि है 44, और 0.5 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो नंबर हाफ हो जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू 22। सो दिस इज द आंसर। यानी कि अगर आप 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज करवाते हैं कंप्लीटली, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स बनेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 22 ग्राम्स। My dear students, I hope it's clear now. और आफ्टर डिस्कसिंग मास रिलेशनशिप, अब हम चलते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स गो फॉर इट।